नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कहा कि ये कहना गलत है कि पद छोड़ने के बाद ही वो 2019 में पुलवामा आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि मलिक हमसे अलग होने के बाद आरोप लगा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल का बयान इस संदर्भ में आया है। सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि ये गलत है। मैंने इस मुद्दे को तब उठाया था जब मैं सत्ता से बाहर था। उन्होंने कहा कि हमले के दिन उन्होंने इसे उठाया था। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा वाहनों के काफिले पर हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। लगा सकता हूँ, अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियाँ थी। हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे। 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज़ है, वो 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए। फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ। इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने, प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के, कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि 1-2 चैनल। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। किसी अज्ञात शख्स ने 112 नंबर पर मैसेज कर यह धमकी दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सीएम योगी को मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और इस मामले की जांच में जुट गई हैं। सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 506, 507 आईसीपीसी और 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। खबर के मुताबिक 23 अप्रैल की रात को 112 नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया। इस मैसेज को कम्युनिकेशन अधिकारी शिखा अवस्थी ने उठाया, जिसमें सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद उन्होंने इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लिया और तत्काल इसकी खबर बड़े अधिकारी को दी। इस मामले में अब लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि यह धमकी देने वाला शख्स है कौन। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं पीएम मोदी 2 दिन के केरल दौरे पर कोच्चि पहुंचे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में रोड शो किया और अब मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मंगलवार को पीएम मोदी केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे और पहली बार तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलाई जाएगी। ये ट्रेन 16 कोच वाली ये ट्रेन 11 जिलों को कवर करेगी, जिनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, थ्रिशर, पालकड्डक, पठानमथिट्टा और पल्लमपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड शामिल है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के मुसलमानों के आरक्षण पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीसीई श्रेणी में जो आरक्षण मिल रहा है वो मुसलमानों में जात के आधार पर मिल रहा है। अमित शाह का ये कहना कि आरक्षण धर्म के आधार पर मिल रहा है, ये झूठ है। आखिर बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? मोदी सरकार 50% रिजर्वेशन को पार क्यों नहीं करती?
ब्रेक करिए इस बैरियर को 50% के। आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो भारत की आबादी का 20% हिस्सा है उनको 10% दे रहे आप। जो भारत की आबादी का 80% हिस्सा है उनको 50% क्यों दे रहे आप? 50% ब्रेक करिए। बताइए कि आप रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं पूरे बैकवर्ड कम्युनिटीज को। आपकी मोहब्बत है ही नहीं उनसे। जब चुनाव आता तो आप बताए थे कि मोदी जी ओबीसी हैं। अरे भाई 50% की लिमिट को ब्रेक करिए, पार्लियामेंट में कानून बनाइए। आपके पास 300 एमपी हैं, ब्रेक करिए। हम डिमांड करते हैं 50% रिजर्वेशन को ब्रीच होना चाहिए। आप सेंसस की रिपोर्ट नहीं लाते ओबीसी की, डरते हैं आप देने के लिए, क्योंकि मालूम हो जाएगा कि ओबीसी का सेंसस कितना है। और जब ओबीसी का सेंसस बढ़ के मालूम हो जाएगा तो आपका पॉलिटिकल पावर आपसे छीन लिया जाएगा। मोदी जी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा अगर मिनिस्टर हैं तो अपर कास्ट के हैं। ओबीसी क्यों नहीं है बताइए? एससी क्यों नहीं है बताइए? आप जब खड़े होकर बोलते हैं एससी एसटी की, तो मिनिस्टर क्यों नहीं आपके? ज्यादा तो अपर कास्ट के लोग हैं मोदी जी कैबिनेट में। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस देश को इन चीजों की जरूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है, आप नहीं करना चाह रहे हैं उस पर। हम कहां से कहां गिरते जा रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं तो हम कहां से कहां गिर रहे हैं। सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आप देखते जाइए। उसकी जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस देश को जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके नाम पर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप। जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर में से नहीं छीन सकते। एब्सोल्यूट राइट, फंडामेंटल राइट है ये संविधान में। आप कल्चर में नहीं छीन सकते मुझसे। मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, चाहे मेरे शादी का तरीका हो, चाहे मेरा जो भी हो, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है 29 के तहत। आप कैसे छीनेंगे मुझसे? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और आप लव जिहाद के कानून बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हो और आपको शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हो। आप रिलीजियस कन्वर्जन के कानून को बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं और गुजरात में कोई अपना घर नहीं बेच सकता जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो और हिमाचल प्रदेश में जाकर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकते तो क्या कोई जाके कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार भूल गई व्यवस्था का मकसद आखिर क्या था। शायद इस वजह से ही देश की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ठप हो गई है। 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, तीनों त्रिस्तरीय जो हमारा सिस्टम है, त्रिस्तरीय सिस्टम है, उसमें 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और इन 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों से करीब 15 लाख महिलाएं हैं। 45% चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं हैं। जब राजीव गांधी ने ये संविधान संशोधन की कल्पना की थी और जो अधिनियम पारित हुआ, जो विधेयक पारित हुआ, जो अधिनियम बना, उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था। जब राजीव गांधी जी ने जब वो संविधान संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे लोकसभा में अगस्त के महीने में 1989 में, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा लोकसभा टू विधानसभा कहते हैं, पर इस संविधान संशोधन से ये नजरिया बदलेगा और ये नजरिया होगा ग्राम सभा से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा। तो यही है महत्व आज का दिन का, इस संविधान संशोधन का, जिसके हम 30 साल आज बना रहे हैं। जो मैं कह रहा था आपको, 2010 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब यह सवाल उठा कि हम पंचायतों को और मजबूत कैसे करें,
इनको और सशक्त कैसे बनाएं। तो 2016 में फरवरी के महीने में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी अधिनियम, आपको याद होगा, लागू होने लगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, पंचायती राज संस्था में। वहीं दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में सोमवार देर रात 5 बड़ी दुकानों में अचानक आग लग गई। इस आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की करीब 20 तहबाजारी की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से अफरा तफरी फैल गई। करीब रात 2 बजे आसपास ये आग लगी। इस आग की सूचना तुरंत दिल्ली दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां थाना हिमपुर दीपा के मुबारकपुर कला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर बिजली की चपेट में आने से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये घटना उचाहर कोतवाली के सराय सहिजन गांव की है, जहां पर तूफान की वजह से एसटी लाइन का तार टूटकर गिर गया। उसमें करंट दौड़ रहा था, जिसके चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई। बिटिया मतलब गई थी आम बिनने, खेत गई थी और तार 11,000 लाइन गिरी थी, तो उसमें वो डांकने को किया तो उसी पे पैर पड़ा और लाइन चालू थी और गिर के मौत हो गई उसकी। बिजली विभाग वाले कोई आए नहीं आए? बिजली विभाग वाले लाइन मैन आ गए हैं, बाकी जेई को भी सूचना दे दिया गया है, वो आ रहे हैं, बाकी क्लेम उलेम के लिए अपना पूरा काम करें। वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी के नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक बीजेपी सभासद प्रत्याशी की तरफ से आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी सुन मौके पर पहुंचे लोनी एसपी ने प्रत्याशी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि मैं दूसरे किस्म का एसपी हूं। आज थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत जहां नामांकन प्रक्रिया वर्धमान सरस्वती शिशु मंदिर के पास चल रही थी, उसी दौरान एक सभासद प्रत्याशी के द्वारा आतिशबाजी किया गया, जिससे कि माहौल काफ़ी उत्तेजक हो गया और उस पर पुलिस द्वारा। अगली खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ फाटक के पास अज्ञात कारणों से एक दुकान में आग लग गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां मैगलगंज थाना क्षेत्र में एक घर में लूट के इरादे से चढ़ रहे बदमाश को रोकना पुलिस वालों को भारी पड़ गया। ड्यूटी पर गश्त कर रहे सिपाही ने जब बदमाश को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने सिपाही को गोली मार दी। फिलहाल घायल सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। गरियाबंद जिले के दौरे पर आईजी शेख आरिफ हुसैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अंतिम छोर में बसे देवभोग थाना पहुंचकर थाने का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद सेनमुड़ा अलेक्जेंडर खदान का मुआयना कर उड़ीसा सीमा से लगे खुटगांव बॉर्डर पर बने पुलिस चौकी का भी निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें, दौरे के दौरान गरियाबंद पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और जहाँ तक हो सके नए नए पुलिस थाने कैंप का हम लोग खोल रहे हैं और इसी सिलसिले में आज मैं आया हुआ हूँ। जुगाड़ जो कैंप है उसमें एक पुलिस मेस का भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया। उसके साथ साथ आज देवभोग थाने में भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और नक्सलियों की जो आमद रफ्तार
वहीं गुलदार के सिलसिलेवार हमले से पूरे बिजनौर में लोग परेशान हैं। दरअसल गुलदार ने 2 मासूम बच्चियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस हमले में एक 6 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। निकल गई होगी। वहीं निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष की बहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका जैन ने नगर पालिका में विकास की बात रखते हुए कहा कि साफ सफाई, पेयजल, पार्क और प्रकाश के साथ स्वच्छ प्रशासन जनता को देंगी वो बसपा ने पेशे से अधिवक्ता श्याम सुंदर शुक्ल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल करने के बाद बसपा प्रत्याशी ने कहा कि नगर पालिका से जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो सभी नदारद है। फूटी सड़कें, कूड़े का अंबार, अंधेरी गलियां और सड़कें, पीने के लिए गंदा पानी, ये पहचान बनकर रह गई है। जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो वो इस छवि को बदलने का प्रयास करेंगे। लोग उन्हें इतना मानते थे। जब मैंने जनसंपर्क साधा तो जाना कि उन्होंने अपने समय में कितना सराहनीय कार्य किया। तो मेरी पहचान एक अनुभवी परिवार से मैं आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। और आप आगे नियुक्त होने के बाद क्या करेंगी? अपना मैनिफेस्टो कुछ? देखिए, कथनी और करनी इन दोनों में फर्क होता है। सब कहते हैं अब वक्त ये है कि कुछ कर दिखाएंगे, क्योंकि जब लोग माइक के मुद्दा यह है कि मिर्ज़ापुर में जो सड़क व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और तमाम लोगों को जो नगर पालिका की तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी समस्याओं का निदान करने का ही मुख्य उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ विंध्यवासिनी के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम लोग आते हैं, माँ के स्थान पर आए हैं। निश्चित ये पवित्र स्थान, माँ का स्थान, मैं समझता हूँ कि उनका पूरा आशीर्वाद इनकी दीपचंद जैन जी, उनकी पुत्रवधू जो लड़ रही है प्रियंका जैन, इनके ऊपर है। और जिस प्रकार से इन्होंने जनता की सेवा की है, ये आगे बढ़कर पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे शहर। वहीं गाजियाबाद के लोनी से आखिरी दिन बीजेपी पार्टी ने चुनाव मैदान में पुष्पा देवी पत्नी सतपाल को उतारा। देवी ने नामांकन केंद्र पर पहुंचकर नामांकन किया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल, बीजेपी लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पूर्व चेयरमैन विनोद बंसल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में 1 लाख वोटरों से जीत दर्ज करेंगे। कि लोनी जैसी जो हमारे यहाँ एक जो दिल्ली के बॉर्डर की जो हमारी नगर पालिका है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है, उसमें उन्होंने वो इंसाफ किया है कि जो मेरे पास शब्द नहीं है। विधायक जी, ये सीट पूर्व उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कहा था कि क्या लोनी के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा, क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, अखिलेश जी बताया है, उस पर खरा उतरते हुए लोनी की जनता की सेवा में दिन रात लगा देंगे। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं लोनी की जनता से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उनके बीच में रहकर उनकी सेवा में निरंतर दिन रात लगा रहूंगा। कार्यकर्ता थे, क्योंकि जो कार्यकर्ता के बल पर हमने जीत करके दिखाया और माननीय विधायक जी को पहले से ज़्यादा वोट मिला। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा और विजय श्री मिली। अध्यक्ष जी, अंतिम 1 घंटे के अंदर चुनावी टिकट हुआ है, क्या मंथन? ये पार्टी की प्रक्रिया है। अपना हमारे यहाँ 28 लोग टिकट मांग रहे थे। पार्टी हर तरह से सोचती है, पार्टी ने विचार करके और बिल्कुल शुद्ध मन से। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी अलग मांगों को लेकर रेवाड़ी में प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्दी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 23 जनवरी को चंडीगढ़ में सरकार के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें उनकी अधिकांश मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई लिखित पत्र जारी नहीं किया गया। मामला यही है जी, सरकार के साथ हमारी 23 जनवरी को मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में डेलीगेट की। उसमें सरकार ने बहुत सी मांगे हमारी माननी थी और वो मांगे मान नहीं, पर आज तक उसका पत्र जारी नहीं किया। तो हमारी सरकार से ये मांगे है कि टाइम रहते उस पत्र को जारी कर दे। और जो हमारे मैं शिट्टू जिला का उपाध्यक्ष हूँ।
ये यूनियन हमारे से एफिलेटेड है। मेन मांग ये है कि एक तो सरपंच बेकार ना करवाएं, सरपंच इनसे मनमानी बेकार करवाते हैं, इस पर रोक लगे। दूसरा, गरीब जो सबसे कम तनख्वाह लेते हैं उनके पास तो देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं, और जिनकी लाखों की तनख्वाह उनकी टाइम टू टाइम आती है। ये क्या चक्कर है, इसको सही किया जाए। दूसरी मांग ये है जी, जो 23 जनवरी वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक आईपीएल सट्टा शराब माफिया, अवैध मादक पदार्थ और भू माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर चुके हैं, जिसके बाद भद्रवास थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि कुछ लोग स्कूल के पास आईपीएल पर सट्टा खेल रहे थे और मोबाइल में आईडी बनाकर आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लगभग 95,000 रुपए का सामान भी इस दौरान जब्त किया है। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके एजेंटों के संबंध में जानकारी हासिल की जा रही है। को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में आईपीएल सट्टा चलाते हुए गिरफ्तार किए गए थे निखिल जैन, सौरभ यादव और गोलू राठौर। वो पुनः नया मोबाइल खरीदकर नई आईडी तैयार कर लोगों से हार जीत कर रुपए लेकर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे हैं। उस सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी बम्बई बना पंजाब 11 किंग्स पर मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे थे। वो आरोपी के कब्जे से 20,000 रुपये नकद, 3। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर सरगुजा कलेक्टर ने कंपोजिट बिल्डिंग में दबिश दी, जिस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर ने 16 अधिकारी कर्मचारियों पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बता दें, लगातार अधिकारियों के नदारद रहने की सूचना मिल रही है, जिसके बाद कलेक्टर ने दबिश दी और नदारद अधिकारियों के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। औचक निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण जो है करीब 2.5-3 घंटे चला है। बहुत सारे कार्यालयों में अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन कुछ कार्यालयों में टूर दिवस के नाम पे या कहीं पे इंस्पेक्शन पे अधिकारी निकले हुए थे, तो एक बार उनको दबिश भी दी गई है और ये समझाइश सभी अधिकारियों को दी गई है कि मुख्यालय सोमवार का जो दिवस है वो कार्यालय दिवस हो, उसमें कहीं कोई टूर इंस्पेक्शन ना हो, क्योंकि 2 दिवस की कार्य छुट्टी के बाद, शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद कार्यालय खुलता है और बहुत आने वाले लोग आते रहते हैं जिनको। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।